हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। हम डिस्कस कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10 साइंस पेपर 1 फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। हमने इसके पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू किस तरीके से आती है, दैट इज 9.77 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अर्थ के कंपैरिजन में एक ऑब्जेक्ट की अलग-अलग पोजीशंस को अगर आप चेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ जी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा या किस तरीके से वैल्यू ऑफ जी वेरी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको एक चीज बोली थी दैट ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको दो जीज मिलते हैं, एक हो गया कैपिटल जी और दूसरा हो गया स्मॉल जी। कैपिटल जी की जब आप बात करते हो तो दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, जबकि स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस इट वैल्यूज। और वो वैल्यू अपनी कैसे चेंज करेगा, वो वेरिएशन कैसे देगा, वो हम इस वीडियो सीरीज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो वेरिएशन होता है ये तीन पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर करता है, दैट इज सरफेस, हाइट एंड डेप्थ। सरफेस के ऊपर अर्थ की सरफेस से एक हाइट पर और अर्थ की सरफेस से नीचे डेप्थ पे जाने पर वैल्यू ऑफ जी किस तरीके से चेंज होती है, वेरिएशन किस तरीके से आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने पूरा डायग्राम बनाया, पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये अर्थ है, बीच में मैंने मार्क किया है 0 डिग्री इक्वेटर। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। नाउ डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, और क्योंकि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होता है तो उस रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये जो रोटेशन होता है इस रोटेशन की वजह से अर्थ पोल्स से थोड़ा सा फ्लैटेंड है और इक्वेटर से थोड़ा सा बल्जिंग है, जिसकी वजह से अगर आप सेंटर की बात करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ की बात करेंगे, तो सेंटर अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो ये वाला रेडियस एज कंपेयर्ड टू पोल्स थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो सेंटर से आपका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और अगर आप पोल पर खड़े हैं तो सेंटर से आपका डिस्टेंस सबसे कम है इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये पहला पैरामीटर है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर वेरिएशन ऑफ जी कैसे होता है, तो अर्थ की सरफेस पे अगर आप बात करोगे वेरिएशन ऑफ जी की, तो इक्वेटर पे यू आर स्टैंडिंग फर्देस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द पोल्स आप सेंटर ऑफ द अर्थ के सबसे नजदीक हैं, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट स्फीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, एंड अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड इट बल्जेस आउट फ्रॉम द इक्वेटर। तो होगा क्या स्टूडेंट, अब क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूर है, एक ऑब्जेक्ट या मान के चलिए ए पॉइंट पर एक पर्सन खड़ा है और वो ए पॉइंट का पर्सन जो है इट इज फर्देस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए पॉइंट पर जो पर्सन खड़ा है वो पर्सन, ए पॉइंट के ऊपर जो पर्सन खड़ा है वो वाला पर्सन इज फर्देस्ट, सबसे दूर है, कहां से, सेंटर ऑफ द अर्थ से, जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स ज्यादा है या कम है ये कैसे डिसाइड होगा, पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी डैश से, पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी डैश से सबसे ज्यादा है मतलब फोर्स सबसे कम, और फोर्स सबसे कम मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है दैट व्हाइल अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और वो इक्वेटर पे खड़ा है, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होगा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी लीस्ट, सबसे कम रहेगा। नाउ जैसे जैसे वो पर्सन पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करेगा और पॉइंट बी की तरफ जाएगा, यानी कि द
the person is moving from the equator towards the poles, the person is moving from the equator towards the poles. तो जब वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाना शुरू करेगा, that is from equator to the poles, होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि when a person is standing at the equator, its distance from the center is maximum, and when that same person starts moving from the equator to the poles, जब वो equator से poles की तरफ बढ़ना चालू होता है, तो poles पर पहुंचते ही वो जो distance है पोल का सेंटर से सबसे कम रहता है। अब स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कम मतलब फोर्स ज्यादा, और फोर्स ज्यादा मतलब वैल्यू ऑफ जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं, नंबर 1 दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज मिनिमम, कम से कम, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स इज मैक्सिमम। तो जब आप इक्वेटर पे रहेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी minimum and its value near the poles will be maximum when it is near the poles, so it will be maximum। ये बात हो गई फर्स्ट पैरामीटर की, that is what is the value of g when it is on the surface of the earth, on the surface of the earth। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हाइट की, ये हो गया पहला पैरामीटर। अब बात करते हैं हाइट की। अब यहां पर आपको कंसीडर करना है पॉइंट सी डैश, that is the center of the earth, and point C जो अर्थ के कंपैरिजन में एक बहुत कंसिडरेबल हाइट पे है। अब ये जो पॉइंट C है, ये एक सैटेलाइट भी हो सकता है, ये एक सैटेलाइट भी हो सकता है। एक स्टूडेंट ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप अर्थ की सरफेस के ऊपर है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6.4 10 to the power 6 मीटर्स, जो हमने अभी देखा है। बट यही डिस्टेंस अगर आप बहुत ऊपर कर ले जाते हो, अगर आप इसी डिस्टेंस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके चले जाते हो, मान के चलिए ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 35,000, बिकॉज इतनी डिस्टेंस के ऊपर, इतने डिस्टेंस के ऊपर सैटेलाइट्स होती हैं। तो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता जाएगा, द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी। सो ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, या सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं, मैं सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं बोल सकते, while being on the surface of the earth, center of the earth तो ये हो गया, while being on the surface of the earth, on the surface of the earth the value of g is 9.8। ये 9.8 होता है पोल्स पे, और इक्वेटर पे ये होता है 9.77। पोल्स पे होता है 9.8 और इक्वेटर पे होता है 9.77। लेकिन यही जब हाइट 35,000 किलोमीटर और हो जाएगी, डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए, 6.4 10 to the power 6 मीटर्स, ये तो सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। 6.4 10 to the power 6 मीटर्स, ये तो सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। यहां से आप और हाइट लेके जाओ 35,000 किलोमीटर प्लस, जो हाई पावर सैटेलाइट्स होती है वो इतनी ज्यादा हाइट पर होती हैं। ऐसे हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बहुत कम हो जाता है, और उसकी वैल्यू बताऊं कितनी आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 0.225। आपकी टेक्स्ट बुक में ये वैल्यूज दी हुई है, इट कम्स आउट टू बी 0.225। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है, 9.7 9.8 और 0.225। द वैल्यू गोज सो डाउन, द वैल्यू गोज सो डाउन। तो जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट की हाइट आप अर्थ की सरफेस से बढ़ाते जाओगे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। तो ये हो गया सेकंड पैरामीटर, दैट इज हाइट। अब आते हैं थर्ड पैरामीटर के ऊपर, दैट इज डेप्थ। जब आप डेप्थ की बात करते हो तो मैं डेप्थ से कंसीडर करूंगा पॉइंट डी। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर खड़ा है
तो आप जो डिस्टेंस कंसीडर करोगे दैट डिस्टेंस विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन वो वाला पर्सन जब 100 किलोमीटर का होल डिग करके 100 किलोमीटर की डेप्थ पर चला गया तो तब आप कंप्लीट रेडियस कंसीडर नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स, तब आप कंप्लीट रेडियस कंसीडर नहीं करोगे। मान के चलिए अगर रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 into 10 to the power 6 मीटर्स होता है, दैट इज नथिंग बट 6400 किलोमीटर्स, दैट इज नथिंग बट 6400 किलोमीटर्स। और 6400 किलोमीटर्स में मान के चलिए, मैंने तो 100 किलोमीटर्स का एग्जांपल लिया था, लेट्स अज्यूम दैट वो वाला पर्सन 400 किलोमीटर्स नीचे डिग करता है। तो 400 किलोमीटर जब वो नीचे डिग करेगा ना तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स नहीं लोगे, वो 400 किलोमीटर्स अंदर जा चुका है। इन 400 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो सेंटर ऑफ द अर्थ से 6400 माइनस 400 किलोमीटर्स दैट इज 6000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे खड़ा है। ये तो बात हो गई डियर स्टूडेंट सिर्फ रेडियस की। अब मान के चलो कि रेडियस ही 400 किलोमीटर से कम हो गया है, तो ये वाला पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, अगर वो पॉइंट ये रहता, अगर वो पर्सन यहां पर रहता खड़ा, तो ये वाले पॉइंट पे रेडियस ऑफ द अर्थ होता 6400 किलोमीटर्स। लेकिन वो वाला पर्सन 400 किलोमीटर का होल डिग करके 400 किलोमीटर्स की डेप्थ पर चला गया। इसका मतलब ये वाले पॉइंट पर जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 6000 किलोमीटर, ना कि 6400 किलोमीटर। तो जब रेडियस में बदलाव आया तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो अर्थ का मास है वो भी इस रेडियस के हिसाब से ही कंसीडर करना पड़ेगा। आपको रेडियस के हिसाब से अर्थ का मास कंसीडर करना पड़ेगा। आप ये वाले रेडियस पर कंप्लीट अर्थ का मास नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब जब एक पर्सन सरफेस ऑफ द अर्थ से होल डिग करके डेप्थ में जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस में तो बदलाव आता ही आता है, लेकिन उसी के साथ साथ मास ऑफ द अर्थ भी चेंज होता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच फॉलोइंग द लॉ करेक्टली यहां पर भी वो वेरिएशन आता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डेप्थ गहरी होती जाएगी, जैसे जैसे एक पर्सन जो पहले अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़ा था वो होल को डिग करते 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 डेप्थ तक चला जाएगा, डेप्थ पे जाते जाएगा, द वैल्यू ऑफ g will also decrease and this is the third parameter which decides the variation in value of g. This is the third parameter in which decides the variation in the value of g. वैसे तीन पैरामीटर्स हैं, सरफेस, हाइट और डेप्थ। सरफेस में भी आपको दो स्पेशल केसेस याद रखने हैं कि एक पर्सन जब इक्वेटर पे खड़ा है तब वैल्यू ऑफ g क्या होगी, एंड व्हेन इट इज स्टैंडिंग ऑन पोल्स तब वैल्यू ऑफ g क्या होगी। उसके बाद में जब आप हाइट की बात करेंगे और डेप्थ की बात करेंगे तो ये पूरे फैक्टर्स और पैरामीटर्स आपको कंसीडर करने हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू ऑफ g है ना, इस वैल्यू ऑफ g पर एक और इंपॉर्टेंट चीज निर्भर करती है जिसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं वेट, जिसे हम कहते हैं वेट। इसको डिस्कस करने के बाद मैं एक एक्टिविटी आपको देने वाला हूं। हम जनरली पूछते हैं पर्सन से कि आपका वेट कितना है, व्हाट इज योर वेट, तो सामने वाला आपको आंसर देता है माय वेट इज 75 kgs। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? अगर मैं वेट की डेफिनेशन पूछूं आपसे तो वेट की डेफिनेशन क्या होगी? वेट की सिंपल सी डेफिनेशन है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी। The gravitational force exerted on the body by the earth is simply called as gravitational force and that is nothing but weight। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो weight है this is nothing but force, और force का यूनिट कितना रहता है? force का यूनिट रहता है न्यूटन। force का यूनिट न्यूटन है। अरे kg तो मास का यूनिट रहता है,
केजी तो मास का यूनिट रहता है, जो वेट हो गया या फोर्स हो गया उसका यूनिट रहता है न्यूटन, और जो मास होता है दैट इज गिवन द यूनिट ऑफ केजी। तो जब भी ये चीज बोली जाती है कि आपका वेट 75 केजी है, उसका मतलब ये रहता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास 75 केजी है। अब अगर मास 75 केजी है तो वेट तो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, बिकॉज हम ऑलरेडी ये चीज प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं दैट F इज इक्वल टू mg, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान के चलिए एक पर्सन इक्वेटर पे खड़ा है तो उसका वेट वेरी करेगा, मास नहीं। वो पोल पर जाएगा तो उसका वेट वेरी करेगा, मास नहीं। वो अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में हाइट पर चला जाएगा तो उसका वेट बदलेगा, मास नहीं। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमको मास गिवन है 75 केजीज तो उसका वेट क्या होना चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, दैट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड फाइनली आप जब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है दैट इज गिवन द यूनिट न्यूटन, या कैपिटल N से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी न्यूटन्स में कैलकुलेट होता है, और ये होता है वेट ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कोई बोले कि बेटा आपका वेट कितना है, तो आपको दो तरीके से सोचना है, साइंटिफिकली सोचना है कि क्या आप मेरा मास पूछ रहे हैं या आप मेरा वेट पूछ रहे हैं। या आप अगर किसी को पूछें कि आपका वेट कितना है और आपको वो जवाब दे कि 75 kgs इज द वेट, तो आप उसे बोल सकते हैं नहीं ये वेट नहीं, आप मास बता रहे हो, वेट कैलकुलेट करके बताइए। और यहीं से डियर स्टूडेंट्स आपके लिए भी एक एप्लीकेशन, एक छोटा सा होमवर्क है जो इस वीडियो को देखते देखते आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका मास कितना है, 60 kgs, 55 kgs, 45 kgs, 75 kgs, जो भी आपका मास है इस वीडियो को देखते देखते सामने रखी टेक्स्ट बुक में लिखिए और उसे मल्टीप्लाई कीजिए 9.8 के साथ में। आपको जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज योर वेट, और उस वेट का यूनिट रहेगा न्यूटन, उस वेट का यूनिट रहेगा न्यूटन। तो आपको दो पैरामीटर्स में डिस्टिंक्शन ध्यान रखना है कि आपका मास कितना है जिसका यूनिट केजी रहेगा, और आपका वेट कितना है जिसका यूनिट न्यूटन रहेगा। और उस फॉर्मूले को यूज कीजिए दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस तरीके से हमने ये चीज देखी, डिटेल में एक्सप्लोर किया दैट व्हाट इज द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, और यही वैल्यू ऑफ जी इंसान या किसी भी ऑब्जेक्ट कि वेट कैलकुलेट करने में क्या रोल प्ले करता है। और इसी से हमने कोशिश की एक डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश करने में दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास जिसका यूनिट केजी होता है और वेट जिसका यूनिट न्यूटन होता है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो लेक्चर की ये वाली सीरीज जिसमें हमने वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी और मास और वेट के बारे में देखा। ग्रेविटेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एस्केप वेलोसिटी और उससे जुड़े हुए कंसेप्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कनेक्टेड रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। अगर कुछ नए समझ में आया है बार बार रिमाइंड करके वीडियोस को देखिए और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।